हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आपको पता है आपका जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम जो है 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो उसी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है इंडियन पॉलिटी की रिवीजन क्लास करवाई जाएगी। अब 1-2 दिन आपकी जो है रिवीजन क्लास चलेगी। थोड़ा हम इसको कंसाइज़ करके जो है इंडियन पॉलिटी को करेंगे, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए इंडियन पॉलिटी को विदाउट एनी टाइम वेस्ट जो है शुरू करते हैं, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और ये क्लास आपकी लंबी होने वाली है, पर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर बात की जाए इंडियन पॉलिटी की, सबसे पहली जो डेजिग्नेशन है वो है, क्या है हमारा ये, इट इज़ द लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड, जिसमें अराउंड कितने 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। 12 आते हैं शेड्यूल्स, और आपको शेड्यूल्स और ये क्या कहते हैं, जिसमें 25 पार्ट जो है पूरे के पूरे आपको बताए जाएंगे। 25 पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने टोटल जो है अराउंड 1 से लेकर 7 या 8 पार्ट्स तक जो है याद करने हैं। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो क्या है हमारे इंडियन पॉलिटी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 470 आर्टिकल्स आते हैं, 12 शेड्यूल्स आते हैं और 25 पार्ट्स आते हैं। जी हाँ, तो चलिए अब उनको करते हैं बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 आता है जो हमारा क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज आता है, जिसमें कितने आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल्स इसमें कितने कवर होते हैं, वो आते हैं हमारे 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स जो है हमारे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होते हैं। चलिए अब आगे उनके आगे बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 1 क्या है हमारा, यूनियन एंड टेरिटरीज। चलिए पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 हमारा क्या आता है, पार्ट 2 जो हमारा है वो है प्रोविजंस फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल्स कौन कौन से आएंगे हमारे, आर्टिकल्स हमारे 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक है। फिर हमारा आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सबसे ज़रूरी आता है, वो क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स। सबसे ज़रूरी है हमारा ये फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ क्या कहते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं, वो आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, फिर हमारा आता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे आर्टिकल्स कौन से कवर करता है, ये 36 से लेकर 51। उसके बाद आता है हमारा सबसे ज़रूरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है हमारा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डील करता है किसके साथ, द यूनियन। ठीक है, द यूनियन के साथ जो हमारा डील करता है, या यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है, और ये हमारे आर्टिकल्स कौन से लेकर कहाँ तक कवर करता है, ये हमारे 52 से लेकर 51। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर हमारा 151 तक जो है ये कवर करता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो हमारा आएगा पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या है ये हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा कौन सा आर्टिकल कवर करती है, 51A। चलिए इसकी इलेबोरेशन हम बाद में करेंगे, पहले आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो बता देता हूँ मैं। पार्ट 5 हमारा क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें पार्ट आर्टिकल 52 से लेकर 151 है। फिर इसके आगे हम चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। फिर कौन सा हमारा पार्ट आएगा, पार्ट 5 किया ना अभी हमने लास्ट, तो कौन सा आएगा, वो हमारा पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा किसके साथ डील करता है, 10 स्टेट्स के साथ। ठीक है, स्टेट्स के साथ डील करता है, और ये हमारा कौन कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 6 हो गया हमारा। फिर आता है हमारा पार्ट 7। वैसे आप इसको पार्ट 7 को इग्नोर भी कर सकते हैं, पर क्या करें, आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल वाइज। ये आता है हमारा द स्टेट्स इन पार्ट बी। ठीक है, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, इसमें कौन सा आर्टिकल आता है हमारा, ये आता है आर्टिकल नंबर 238। अब इसके बारे में याद रखना है, इट हैज़ बीन रिपील्ड ऑल्सो। फिर आता है हमारा पार्ट 8 जो हमारा यूनियन टेरिटरीज के साथ डील करता है। ठीक है,
जो पार्ट 1 है वो है हमारा यूनियन एंड द टेरिटरीज, पर जो हमारा पार्ट 8 है ये है हमारा द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज है ये हमारा। इसको आपने जो है याद करना है कौन कौन सा आर्टिकल इसके अंदर आता है, 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, पार्ट 9 बड़ा ज़रूरी है। पार्ट 9 तो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। ये क्या है हमारा पंचायत, ये हमारे आते हैं पंचायत। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा हमारा, 243 से लेकर 243 ओ तक। फिर पार्ट 10 आता है हमारा, ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। पार्ट 10 कौन सा है हमारा, पार्ट 10 आएगा हमारा, सॉरी पार्ट 9 ए आएगा पहले, उससे पहले फिर से मैं भूल गया, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भूल गया था। पार्ट 9 ए जो है हमारा क्या आएगा, म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, ये है हमारा म्यूनसिपैलिटीज़। और म्यूनसिपैलिटीज़ हमारा कहाँ से लेकर है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है, यहाँ से अब हमारा लास्ट सम करेंगे पार्ट जो आएगा हमारा पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा क्या आता है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये हमारा कौन सा आर्टिकल कवर करता है, 244 से लेकर 244 ए तक। ठीक है, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पार्ट 10 तक की याद कीजिए, क्योंकि इसके आगे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ज़रूरी है। एक दो जो है आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा क्या कहते हैं, पार्ट 8 कर लेते हैं, सॉरी पार्ट हम करते हैं 18। पार्ट 18 ही हुआ ना ये। पार्ट 18 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, ये हमारा आता है एमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश में 3 तरह की एमरजेंसी लगाई जाती हैं। कौन कौन से आर्टिकल से लेकर, 352 से लेकर क्या कहते हैं 352, 356 और क्या कहते हैं 360। तो कौन कौन सा आर्टिकल हुआ इसमें, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमेशा एग्जाम में बड़ी बार पूछे गए हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है पूछे गए हैं। तो ये हमारा जो है जेकेपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, तो उसी को हम करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या आते हैं, हमारे देश की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नाम आते हैं। इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। जितनी हमारी स्टेट्स हैं उनकी यूनियन टेरिटरीज, पुराने कितने, जो पहले उनका क्या नाम था, आज के टाइम पे क्या नाम है, वो सब हमारा फर्स्ट शेड्यूल में है। फिर उसके साथ इस स्टेट की कितनी जुरिस्डिक्शन है, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर है, ये लखनपुर तक है ना। ठीक है, तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है, शेड्यूल 1 में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है। चलिए अब सेकंड शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। सेकंड शेड्यूल जो है डील करता है, इट डील्स विद द रिलेशन टू अलाउंसेस। जो हमारी क्या होती है, तनख्वाह होती है। ठीक है, जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, एमोल्यूएंट्स जो मिलते हैं, मतलब जो उनको रहने का खर्चा मिलता है, जो भी मिलता है, किन किन को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर्स होते हैं जितनी भी स्टेट्स के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हुए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हुए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए। ठीक है, स्टेट्स के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हो गए, इनकी जो पे है, पेंशन है, ये सब कहाँ पर आती है, हमारी सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे अब कौन सा आएगा हमारा, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या आएगा, इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। जो ये शपथ लेते हैं, जैसे हमारे यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हो गए, इनको शपथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं ना। तो ये हमारा प्रोविजन कहाँ पर आता है, शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो गए, उनकी जो ओथ होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको ओथ कौन दिलवाते हैं, ये हमारे दिलवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। सीएजी को कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, ये चीज़ होगी। स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर मिनिस्टर हो गए, हमारे हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इनकी जो ओथ एंड एफर्मेशन है कौन सी आती है, शेड्यूल 3 में। फिर आता है फोर्थ शेड्यूल। इसमें क्या है, इसमें प्रोविजंस आता है एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। जो हमारा राज्यसभा में जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कितनी सीटें हैं वो कहाँ पे लिखी हुई है, मतलब उनकी कितनी राज्यसभा में सीटें हैं वो कहाँ पर आती है, फोर्थ शेड्यूल में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स आती हैं, 4 सीट्स आती हैं हमारी राज्यसभा में। ठीक है, चलिए फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। फिर उसके बाद
इट डील्स विद द रिलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। जो शेड्यूल कास्ट एरिया हो गया या शेड्यूल ट्राइब एरिया जो हो गया, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी डीलिंग है वो कहाँ पर आती है, हमारी 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 6th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये प्रोविजन किसके लिए आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज हो गए कौन से, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इसके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस है वो कहाँ पर आते हैं, 6th शेड्यूल में। फिर चलिए 7th शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। फिर ये हमारी 3 लेजिस्लेटिव जो लिस्ट आती है उसके बारे में ये बात करता है। जैसे स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, रेजिडरी लिस्ट हो गया, ये कहाँ पर आता है हमारा 7th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल सबसे ज़रूरी है, इसको आपने करके जाना ही जाना है। इसमें क्या आता है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके जो बारे में डिटेल्स है वो कहाँ पर लिखी है, हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चीज़ याद रखना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 345 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी आती है, हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और उसके साथ इंग्लिश आती है हमारे ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर आता है, हमारा इंडियन 8th शेड्यूल में आता है। और टोटल हमारी कितनी आती है, 22 लैंग्वेज है, जिसमें हमारी डोगरी भी आएगी, कश्मीरी भी आएगी। ठीक है, डोगरी भी आती है, कश्मीरी भी आती है, मैथिली भी आती है, उर्दू आती है। ठीक है, उर्दू आती है, संस्कृत आती है, संथली आती है, या हिंदी होगी, कश्मीरी, ये आपको कश्मीरी पहले ही बताया, ओरिया होगी। ठीक है, ये सब कहाँ पर आता है, हमारा 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए 9th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये डील करता है स्टेट एक्ट्स के साथ। ठीक है, और उसके साथ जो है लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो स्टेट्स में लाए जाएंगे, और उसके साथ साथ एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम जो है, ये सब कहाँ पर आता है, हमारा 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद आता है 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डील करता है जो प्रोविजंस होते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, इनको कैसे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है उनकी सीट में से, ये कहाँ पर लिखा हुआ है सारा, हमारा 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है हमारा 11th शेड्यूल। ये क्या है, प्रोविजंस बताता है, जिसमें पावर्स, अथॉरिटी और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है पंचायत की। 12th शेड्यूल जो है ये डील करता है हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर्स और अथॉरिटीज़ के साथ। ठीक है, हमने अभी क्या किया, पार्ट्स किए, शेड्यूल्स किए, अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने से पहले हम क्या करेंगे, एक हिस्ट्री करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, हिस्ट्री इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है करने के लिए, तो हम पहले यही करेंगे। और आपको सब कुछ, अगर आप बोलो कि इंडियन पॉलिटी का एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ऐसा नहीं है, पर फिर भी आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी करवाई जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हिस्ट्री करने से पहले थोड़ा पीछे हम चलते हैं 1934 के टाइम पीरियड पे, जब क्या हुआ था, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय जो थे एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के मेंबर। ठीक है, ही वॉज ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट मूवमेंट आप कह सकते हो। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिमांड किया था क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट असेंबली का। ही डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टेंट असेंबली फॉर मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब बता दूं आपको, ये कॉन्स्टेंट असेंबली क्या होती है, ये कॉन्स्टेंट असेंबली वही चीज़ थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और इसकी डिमांड सबसे पहले कब की गई थी, 1934 में, किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1935 का टाइम पीरियड, जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्या की, इसकी डिमांड की हमारे कॉन्स्टेंट असेंबली के बारे में। इन्होंने बोला कि हमारे इंडिया का अपना कॉन्स्टेंट असेंबली होना चाहिए, जो क्या करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, बनाएगा। फिर आता है 1938, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में क्या किया था, डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया का, वो भी बनाया जाना चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए अब आगे इसके ऊपर बात करते हैं। 1946 में क्या हुआ, फाइनली हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सपना जो है पूरा हुआ, जब एक कैबिनेट मिशन प्लान हमारे इंडिया में आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान हमारे इंडिया में आया। अब बात करते हैं ये कैबिनेट मिशन प्लान के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे। कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ से आया था, ये आया था हमारे ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से आया था। अब इसके मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन से थे, ए वी अलेक्जेंडर,
ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे, ये थे। फिर सेकंड हमारे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और कौन से थे हमारे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 लोग थे जिन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू एंट्री की, और इन्होंने हमें इंडिया को बोला कि हमें क्या होगा, एक आज़ादी गारंटी दी जाएगी, हमें इंडिया को क्या किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या होने थे, पहले इलेक्शंस करवाने थे, और इलेक्शंस कराने के लिए क्या किया गया, हमें हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ को रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। चलिए बात करते हैं जो स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी थी। ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ठीक है, 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं किसके लिए थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, 296 सीट्स वाज फॉर ब्रिटिश इंडिया, और 93 सीट्स जो हैं किसके लिए थी, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ठीक है, पूरी तरह से इन्होंने जो है इंडिया का डिवीजन कर दिया। प्रिंसली स्टेट्स वो एरियाज हुए जहां पर क्या होते थे, राजाओं का राज होता था, और ब्रिटिश इंडिया वो हुआ जहां पर अंग्रेजों का राज होता था। एक चीज आपको बता दूं, जो ये हमारा क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स थे ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से अपने आप को रिफ्रेन कर दिया था। प्रिंसली स्टेट ने किसी भी तरह का पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये 296 जो है ना, 296 को अभी हमने और तोड़ना है 292 पे। ठीक है, 292 जो है ये क्या थे, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आते थे। ठीक है, देवर फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस। ठीक है, देवर फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस, और ये क्या थे, 4 जो थे, 4 वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये चीज़ भी आप याद रखना, बड़ी माइन्यूट डिटेल है, पर हो सकती है आपके लिए बेनिफिशियल रहे। देवर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, और ये जब आप 292 और 4 को जब ऐड करते हो तभी 296 जो है सीट बनती हैं। अब एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसमें कोई भी तरह का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपनाया नहीं गया था। ठीक है, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब लोग जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनके मेंबर्स को चुना नहीं गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे प्रिंसली स्टेट है, इनके जो लोग थे, इनको जो है इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है, पॉपुलेशन के हिसाब से इनको सीटें दी गई थी। एक सीट जो है हर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर दी गई थी। ठीक है, और जो बाकी लोग थे वो सारे क्या थे, नॉमिनेटेड थे, जिनको क्या करना था, ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करना था, नॉमिनेट करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जुलाई अगस्त के बीच के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, हमारे इंडिया में इलेक्शंस हुए इसके लिए। ठीक है, जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड पे क्या हुए, इलेक्शंस हुए। फिर इलेक्शंस में क्या हुआ, बात करते हैं कितनी सीट्स जो हैं हमारी जीती गई कुछ पार्टीज के द्वारा। 208 सीटें जो हैं किसके द्वारा जीती गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, ये था रिजल्ट ऑफ द, ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। 208 सीटें किसके द्वारा जीती गई, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। 73 सीट जो है हमारी क्या होती है, मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, 73 सीट्स वर वन फ्रॉम द मुस्लिम लीग। और एक चीज़ याद रखना, जब 73 सीट्स, इतना कम रेशो जब मुस्लिम लीग ने जीता था ना, तो इन्होंने क्या किया था, अपने आप को पूरी तरह से अलग कर दिया था इंडिया से। और इन्होंने उस समय क्या डिक्लेयर किया था हमारे इंडिया में, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे तब जो है मुस्लिम लीग ने हमारे इंडिया में डिक्लेयर किया था। अब बात करते हैं 15 सीट्स। जो 15 सीट पीछे बची, ये क्या थी, हमारे अदर्स, या आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो है ये 15 सीटें जीती थी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया, जो 93 सीट्स थी जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स की, ये जो 93 सीट्स आपको बताई ना, ये 93 सीट्स जो हैं किसी भी तरह से फिल नहीं की गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर ने किसी भी तरह से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कोई भी तरह का सहयोग अपना नहीं दिया। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आपको बता दूं,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उस समय के पॉलिटिकल हर किसी पॉलिटिकल ने जो है लीडर ने सहयोग दिया है, खाली महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किसी तरह का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किसी तरह के इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। वर्किंग या इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप कह सकते हो। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है, दे हेल्ड देयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसमें इन्होंने क्या किया, सचिंद्र नाथ सिन्हा, SN सिन्हा को क्या किया, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया, ठीक है, दे इलेक्टेड सचिंद्र नाथ सिन्हा एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये क्या बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये क्या थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले आएंगे हमारे प्रोफेसर HC मुखर्जी, प्रोफेसर HC मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे कौन से थे हमारे, VT कृष्णमाचारी, ठीक है, ये 2 लोग थे जो हमारे क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या थे, 2 हमारे क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। एक आते हैं हमारे प्रोफेसर HC मुखर्जी, दूसरे आते हैं VT कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मूव किए जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मूव किए जाते हैं, जो बाद में क्या बने, बेस बने हमारे प्रीएम्बल का, ठीक है। और बात करते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट कब किए गए थे। दीज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, ठीक है, जनवरी 22 1947। जब मूव किए गए थे वो कौन सा दिन था, 13 दिसंबर 1946, और अडॉप्ट कब किए गए, 22 जनवरी 1947। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट जो है आती है। पहले तो बात करते हैं 1949, ठीक है, 1949 का जो टाइम पीरियड, एक चीज़ 1949 के बारे में तो आपको पता होगा, 26 नवंबर के बारे में। उसके अलावा इंडिया ने क्या किया था, मेंबरशिप ली थी, ठीक है, इंडियाज मेंबरशिप ऑन कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, इंडियाज मेंबरशिप ऑन कॉमनवेल्थ नेशन, एक चीज़ ये। फिर उसके बाद क्या आता है, 22 जुलाई, 22 जुलाई को हमारा क्या चुना गया, नेशनल फ्लैग, 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग जो है तिरंगा चुना गया। अब 22 जुलाई 1947 भी आप लिख लीजिएगा इसके आगे। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा नेशनल एंथम चुना जाता है। कौन सा नेशनल एंथम था हमारा, जनगण मन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेशनल सॉन्ग, वो भी हमारा 24 जनवरी को ही हुआ, ठीक है, 24 जनवरी को ही हमारा क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग भी चुना गया, वो कौन सा था हमारा, वंदे मातरम। चलिए फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कब हुए थे, 24 जनवरी को ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस दिन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए थे, वो कौन सा दिन आएगा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, इसने टोटल कितने सेशंस लिए हैं, वो लिए हैं 11 सेशंस, ठीक है, टोटल 11 सेशंस लिए हैं, जिसको अब बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा है, वो लगा है 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 मंथ, और लास्ट में क्या आता है हमारे 18 दिन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है कितना टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस लिए हैं, वो आते हैं 60 कंट्रीज, ठीक है, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्लोजली स्टडी किया, जो क्या कहते हैं उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद की है।
ड्राफ्ट जो है, ठीक है, ड्राफ्ट बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना टाइम लगा? 114 दिन का, ठीक है, 114 दिन का जो है टाइम लगा और 64 लाख रुपीस लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। फिर आती है डेट हमारी 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के जो है पूरा का पूरा जो है तैयार हो गया। फिर इसके आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 जब हमारा क्या हुआ? फाइनल मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है, फाइनल मीटिंग आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जितने भी मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने क्या किया? अपनी लास्ट मीटिंग कब की थी? 24 जनवरी को, और उसी दिन क्या किए इन्होंने? फाइनल साइंस किए, ठीक है, फाइनल साइंस किए। फिर आता है 26 जनवरी को क्या हुआ? 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स्ड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पूरे के पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो गया। और इस दिन को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, 26 जनवरी को क्यों हमने चुना था कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स होने के लिए, या उस दिन को हमने रिपब्लिक डे के तौर पे क्यों चुना? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पंडित नेहरू ने क्या किया था? इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था। डिटेल्ड अगर आपको नहीं पता तो वो आप चेक कर सकते हैं कहीं पे। अभी हम शॉर्ट हैं टाइम के लिए, क्योंकि 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहली बार प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, तो उस समय इन्होंने क्या किया था? 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था। तभी हमने 26 नवंबर के बजाय क्या किया? 26 जनवरी को हमने क्या किया? रिपब्लिक डे को मनाया। और रिपब्लिक हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस समय क्या हुआ था? हमारे देश से पूरी तरह से जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी या अंग्रेज़ी शासन था वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये चीज़ आपने जो है याद रखनी है, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब बात करते हैं इसके बाद जो हमारी हिस्ट्री आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद हमने क्या करना है? प्रीएम्बल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या कहा जाता है? इसका सोर्स, ठीक है, द सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल जो है वो कहाँ से हमने लिया है? अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से हमने लिया हुआ है, या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने लिया हुआ है। फिर उसके बाद प्रीएम्बल का, ठीक है, प्रीएम्बल का जो आइडिया है, प्रीएम्बल का आइडिया किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द आइडिया फॉर द प्रीएम्बल वॉज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोले थे ना, ठीक है। अब बात करते हैं इसको अमेंड कब किया गया। ये एक ही बारी जो है अमेंड किया गया है, और वो कब किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976। जब कौन कौन से वर्ड डाले गए थे? सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और आता है उसके बाद इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स जो हैं डाले गए थे। अब बात करते हैं N.A. पाखलीवाला ने इनको क्या कहा था, ठीक है। N.A. पालखीवाला जो है, इन्होंने प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा था? इट इज़ द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज़ द आइडिया कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रीएम्बल ही है जो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। फिर इक्वालिटी आती है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद वर्ड आते हैं इन अवर डे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये प्रीएम्बल ही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, और क्या है? जस्टिस हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, लिबर्टी हमें पूरी तरह से, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी पूरी तरह हमारे देश में है, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए अब बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में, और क्या चीज़ें हम बात कर सकते हैं प्रीएम्बल के बारे में। पार्ट कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, ठीक है, इस प्रीएम्बल पार्ट और नॉट,
ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी 3 बारी जो है स्टेटमेंट चेंज की थी। सबसे पहले आता है 1960, जब क्या हुआ, बीरूबरी यूनियन केस हुआ। ठीक है, बीरूबरी केस हुआ था, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सीधा इन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आता है 1973 में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि यस इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, यस इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं क्यों इन्होंने बोला था कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्या करता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा 1995 का। ठीक है, 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया केस है, जिसमें इन्होंने फिर से कहा था कि क्या है, यस इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं क्यों इन्होंने जो है बोला कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसको किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है खुद बनाया हुआ है, तभी ये क्या है, हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए, प्रियम्बल का आपको जैसे मैंने बता दिया 1972 में। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारी 1972, जब इसको क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, सॉरी। चलिए, अब हमने प्रियम्बल कर लिया, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सोर्सेज करेंगे। ठीक है, सोर्सेज करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, और इसमें से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर इंडियन पॉलिटी का इन्होंने ज़्यादा पोर्शन में अगर कुछ पूछना होगा, ठीक है, अगर जैसे आपका SI का पेपर होता है, GS में अगर वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वो सोचते हैं कि इंडियन पॉलिटी का ही हम जो है वो लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो क्या करेंगे, सोर्सेज आपसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, सोर्सेज वो ज़रूर पूछेंगे, और हम क्या करेंगे, अब सोर्सेज के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका बेस क्या है, इसका बेस आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और एक चीज़ और, जब 1950 में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा लागू हुआ था ना, तब उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, वो थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स। ठीक है, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। हमने क्या किया, अमेंडमेंट कर करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन को और बल्कि बना दिया, जो अब कितने हो गए हैं, 470 प्लस आर्टिकल्स हो गए हुए हैं। ठीक है, चलिए, जैसा आपको बोला, अब हमने क्या करना है, सोर्सेज करना है। सोर्सेज में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो 2 सबसे बड़ी कंट्रीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, वो आता है, एक आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। चलिए, बात करते हैं अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले USA की बात करते हैं। USA ने क्या किया, सबसे पहले प्रियम्बल को कंट्रीब्यूट किया। प्रियम्बल का जो कंसेप्ट हमने पहले किया कि हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे। प्रियम्बल के बाद हमने क्या किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। चलिए, अब बात करते हैं जो हमारा US है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है हमारी, हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। फिर उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है हमने कहाँ से लिया है, ये कंसेप्ट हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हो गया, या प्रेसिडेंट की पावर भी जो है हमने वहाँ से ली हुई है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर, ठीक है, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, सुप्रीम कमांडर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के। ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, फिर उसके बाद
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जो है निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? इम्पीचमेंट के प्रोसेस से। तो ये भी हमने कहाँ से लिए हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये बोरो किया हुआ है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो भी हमने वहाँ से लिया हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ आएगी वो क्या आएगी? हमारी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ठीक है। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। क्या क्या लिया है हमने यहाँ से? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। चलिए अब यूनाइटेड किंगडम के जो है हम बात करते हैं। हमने जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हमने वहाँ से लिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिंगल सिटीजनशिप, तो ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया हुआ है। फिर उसके बाद कैबिनेट सिस्टम हमने कहाँ से लिया हुआ है? वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। कैबिनेट कंसेप्ट जो है हमने वहाँ से लिया हुआ है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनाया जाता है, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर हमने कहाँ से लिया हुआ है? वहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। हमारा इंडिया पार्लियामेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आता है हमारा लोकसभा, दूसरा आता है हमारा राज्यसभा। ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से, ठीक है। फिर लोकसभा मोर पावरफुल, ठीक है, लोकसभा जो है मोर पावरफुल देन राज्यसभा। जो लोकसभा है ना वो क्या है? ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए। पीएम की पावर्स, ठीक है, पीएम की जो पावर्स हैं ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। चलिए हमारा ब्रिटेन हो गया। चलिए अब बाकी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है? कॉन्करेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है? कॉन्करेंट लिस्ट लिया हुआ है। और उसके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का कंसेप्ट हमने वहाँ से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने कहाँ से लिया है? वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। फिर उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? वहाँ से लिया हुआ है। फिर आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे देश में क्या है? सेंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिडरी पावर्स टू सेंटर, रेजिडरी पावर्स टू सेंटर, ये भी हमने वहाँ से लिया है। रेजिडरी पावर्स टू सेंटर का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया हुआ है। फिर उसके बाद आप कहते हो मतलब कि हमारा जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नर्स का जो कंसेप्ट है, जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ना। ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना उनको एडवाइस जो है खाली सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तो वो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। इससे हमने सबसे ज़रूरी चीज़ ली है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी। फिर उसके बाद जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, 12 मेंबर्स टू राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है? हमारा क्या कहते हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फिर उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ना वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? हमारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है जापान। जापान से हमने क्या लिया हुआ है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ,
प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जापान से हमने खाली यही लिया हुआ है। फिर आता है हमारा यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर से हमने क्या लिया हुआ है? यूएसएसआर की अगर बात की जाए, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये है हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने वहां से लिया हुआ है। फिर क्या बचा? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये कुछ हमारे प्रोविजंस आ गए या कंट्रीज आ गई जहां से हमने क्या किया हुआ है, क्या कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। एक हम और कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है? अमेंडमेंट प्रोसीजर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जाते हैं ना, वो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? हमारे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके बाद इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा जो है वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? हमारे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। चलिए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स जो है वो हमने करने हैं, बड़े ज़रूरी करने हैं, और वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, पहला आर्टिकल करते हैं हम। ठीक है, पहला आर्टिकल करते हैं, ये है हमारा नेम एंड टेरिटरी। ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। जो हमारा देश है उसकी स्टेट्स के नाम और उसका कितना एरिया है वो हमारा कहाँ पर आता है? फर्स्ट आर्टिकल में। सेकंड आर्टिकल जो है वो हमारा क्या करता है? एडमिशन एंड, ठीक है, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इसको और क्या कहा जाता है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 3 ही है जिसको यूज़ करके हमारे देश में किसी भी स्टेट को तोड़ा जा सकता है, उसका नाम चेंज किया जा सकता है, या उसके साथ कोई भी बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 हो गया हमारा। चलिए, अब आगे बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जब भी आपने आर्टिकल नंबर 3 यूज़ करना है किसी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो आपने क्या करना है? शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 जो है मेंशन ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए, अब जो है 5 से 11 हमारा क्या आता है? सिटीजनशिप आता है। आर्टिकल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 जो है ये हमारा क्या आता है? सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप एट टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 6। जब आप सिटीजनशिप राइट्स या सिटीजनशिप राइट्स जो हैं वो आते हैं हमारे फ्रॉम आफ्टर कमिंग टू इंडिया। ठीक है, आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। चलिए, फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 10, मेंटेनेंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 आता है। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 11 के तहत ही जो है पार्लियामेंट हमारे देश में सिटीजनशिप के लिए किसी भी तरह के लॉ बना सकती है। ठीक है, उन्हीं के पास ये पावर है। ठीक है, फिर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने क्या करना है? 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक ये हमारा क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है। 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आता है।
ये आर्टिकल नंबर 19 है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश में किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर राइट टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज इनटू यूनियन और ग्रुप्स, हम किसी भी तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं पूरे देश में, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर, ठीक है। हम अपनी तरह पे किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू आता है। आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल नंबर 21 आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। फिर आता है 23 से लेकर 24, ये आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा आ गया आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक। फिर आता है हमारा 25 से लेकर 28 तक। ये क्या हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। 29 एंड 30 क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये माइनॉरिटीज के साथ जो है डील करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और उसके बाद आता है हमारा फाइनल जो फंडामेंटल राइट है, वो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 32, जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लेकर आते हैं, 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक, जिसमें आर्टिकल नंबर 40 है, ये किसके साथ डील करता है, विलेज पंचायत के साथ, ठीक है, ये करता है विलेज पंचायत के साथ। और फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 44 है, ये क्या करता है, हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ डील करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ डील करता है। ये हमारा आ गया आर्टिकल नंबर 45। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 प्रमोशन ऑफ SC एंड ST, प्रमोशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड ST ट्राइब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 49 हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट आ गया, आर्टिकल नंबर 50 आ गया। 50 सबसे ज़रूरी है, 50 आर्टिकल कर लीजिए आप, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, चलिए ये भी हो गया हमारा। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और, ये हमारा आता है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बड़ा ज़रूरी है। फिर आर्टिकल नंबर 61 आता है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इट डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कर लीजिए आप, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। फिर 64 आर्टिकल प्रेसिडेंट एज सॉरी वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हमारे देश में क्या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ही हमेशा चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के, ये कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आता है 72 आर्टिकल, ये बड़ा ज़रूरी है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये कर लीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। फिर आता है इसके आगे कौन सा बताऊं अब आपको, आर्टिकल नंबर 110, ये आता है मनी बिल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 किसके साथ डील करता है, मनी बिल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 124 सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट। तो फिर उसके बाद आप कर लीजिए 143 आर्टिकल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, ये कहाँ से हमने लिया है,
ये हमारा आता है आर्टिकल नंबर 143 में, ठीक है। फिर आता है हमारा 266 आर्टिकल, जो है हमारा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। चलिए ये भी हो गया हमारा। 267 आता है हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर आप कर लीजिए, जैसे अब मुझे याद नहीं आ रहा है, ये हमारा आप कर लेते हैं 343 आर्टिकल। जी हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। 343 आर्टिकल ये आता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। चलिए 352, 356 और 360 ये क्या है? हमारी इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, जिसमें 352 क्या है? हमारा नेशनल इमरजेंसी है। 356 क्या है? हमारा प्रेसिडेंट रूल है। और 360 क्या आती है? हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लास्ट मिनट रिवीजन क्लास थी हमारी, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी के साथ जो है रिज्यूम करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा आपको और क्या करना है, ठीक है। जो आप बोलेंगे करने के लिए कमेंट सेक्शन पे, उसके ऊपर आपको जो है वीडियो बताई जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपने नेक्स्ट वीडियो आपने क्या करनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।